नमस्कार दोस्तों, एमएनपी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के वीडियो 106 सब्जेक्ट वाइज हिंदी शिक्षण के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? दा, भूस। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा शब्द की रचना किस भाषा की धातु से हुई है? संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का। जिन ध्वनियों चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उन्हें भाषा कहते हैं, यह कथन है बाबूराम सक्सेना का। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से राष्ट्र की प्रगति एवं अविरल प्रभाव किसको कहा जाता है? राष्ट्रभाषा को। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रभाषा की राष्ट्र ही प्रगति का अविरल प्रभाव है, जो राष्ट्र की धड़कन को ही परिचालित नहीं करती वरन राष्ट्र में कर्म सौरभ को भी दसों दिशाओं में प्रसारित करती है, यह कथन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी की मूल भाषा या जननी है संस्कृत भाषा? क्वेश्चन नंबर 8, लेखन भाषा नहीं है, यह दृश्य संकेतों द्वारा भाषा को अंकित करने का साधन मात्र है, यह कथन है ब्लूमफील्ड का। क्वेश्चन नंबर 9, यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में प्रकाशित न होती तो यह सारा त्रिलोक्य गहन अंधकार में डूब जाता, यह कथन किसका है? आचार्य दंडी का। क्वेश्चन नंबर 10, किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत बालक को सर्वप्रथम वर्णमाला का ज्ञान कराया जाए, बाद में वाक्य इत्यादि का, सरल से जटिल की ओर? कोई दो बालक समान नहीं होते, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 12, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? रॉस का। क्वेश्चन नंबर 13, शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा का प्रमुख अवयव कौन सा है? वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। क्वेश्चन नंबर 25, भाषा का निर्माण होता है व्यक्ति ध्वनियों से, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18। हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी का संबंध किससे माना गया है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 21, ये डबल आ गया है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, ऑप्शन बा सही है। क्वेश्चन नंबर 22, गढ़वाली किस क्षेत्र में बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है। संपर्क भाषा का तात्पर्य है दो भिन्न भाषाएं बोलने वालों के बीच संपर्क करने की भाषा। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से अवधी भाषा का ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ है मिली जुली भाषा। पाली का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा से हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार से लेकर शिमला तक हिमालय की तराई एवं आंचलिक भागों में बोली जाने वाली भाषाओं में प्रमुख है मुंडारी भाषा। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है।
क्वेश्चन नंबर 32, भाषा के कितने रूप माने गए हैं? भाषा के 2 रूप माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? विदेशी भाषा। क्वेश्चन नंबर 34, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी बात हिंदी की दरिद्रता की घोतक है? राजनीतिज्ञों द्वारा हिंदी की उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हिंदी में इस समय कम है? हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की स्वीकार्यता। क्वेश्चन नंबर 37, विद्यालयों में कितनी भाषाओं को पढ़ाना चाहिए? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा व एक प्राचीन भाषा। द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। क्वेश्चन नंबर 39, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है? अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 40, देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52। विश्व में सबसे पहले किस लिपि का विकास हुआ? चित्रलिपि का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 42, ब्राह्मी लिपि विकसित होकर कब नागरी लिपि के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी? 800 ईस्वी में। नागरी लिपि अन्य किस नाम से प्रसिद्ध है? देवनागरी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 44, प्राचीन देवनागरी लिपि किस सदी तक भारत में प्रचलित रही? 15वीं सदी तक। सदी, सॉरी ये गलत लिखा है, सदी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, सन 1600 से आज तक जो देवनागरी चल रही है उसे क्या कहते हैं? उसे आधुनिक देवनागरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी लिपि भारत में सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र में प्रचलित थी? देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 47, देवनागरी लिपि कौन सी भाषा के लिखने में नहीं अपनाई जाती है? अंग्रेजी भाषा। क्वेश्चन नंबर 48, 1904 ईस्वी में केसरी पत्र द्वारा देवनागरी लिपि में कुछ सुधारों का संकेत किसने किया था? आंसर सा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 49, सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? शाह आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व की आधुनिक सभी लिपियों में किस लिपि का स्थान सर्वश्रेष्ठ है? देवनागरी लिपि। संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा शिक्षण में उपयोग की दृष्टि से कितने पक्ष हैं? आ एवं ब दोनों भाषा पक्ष, साहित्य पक्ष। क्वेश्चन नंबर 53, भाषा पक्ष के 2 पक्ष कौन कौन से हैं? आ और बा, ज्ञान पक्ष, कौशल या व्यवहार पक्ष। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदी साहित्य के मुख्य उद्देश्य हैं? ये सभी भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक। B.S. ब्लूम के अनुसार शिक्षा तथा शिक्षण के उद्देश्यों के कितने पक्ष स्वीकार किए गए हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 56, ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण एवं मूल्यांकन इन शिक्षण के उद्देश्यों को किस पक्ष में रखा जाता है? ज्ञानात्मक पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 57, भाषा के तत्वों संरचना में होते हैं? ऑप्शन द सही है, शब्द, वाक्य, वर्णमाला, ध्वनि, वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं? सा और बा दोनों, भाषा के तत्वों का ज्ञान, भाषा का प्रयोग। रॉबर्ट मैगर ने अभिक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की विधि का विकास कब किया? सन 1962 में। अधिक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि का विकास निम्न में से किसने किया है? रॉबर्ट मैगर ने। क्वेश्चन नंबर 61, हिंदी भाषा शिक्षण साहित्य में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है?
द, आ और बा दोनों मेगर है और वह ऑप्शन स्किनर है। क्वेश्चन नंबर 62, जिस वार्तालाप या लेख के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं वही भाषा है। भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। क्वेश्चन नंबर 63, पाठ्य पुस्तक तथा उद्देश्यों के आधार पर व्यवहारिक उद्देश्य के कितने तत्व होते हैं? दा सही है। उपयुक्त सभी पाठ्य पुस्तक के तत्व का स्वरूप निश्चित करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, समुचित क्रिया का सूची में से चयन करना। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। उपयुक्त कथन है रेमंड का। क्वेश्चन नंबर 65, सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। यह सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उपयुक्त कथन कहाँ से लिया गया है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लिया गया है। ऑप्शन आ सही है। क्वेश्चन नंबर 66, आधुनिक मनोविज्ञान शिक्षण में किन प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाता है? ये सभी प्रवृत्तियां बालकों की रुचियां, व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं क्षमताओं। क्वेश्चन नंबर 67, शिक्षण सूत्र निम्न में से किन पर आधारित होते हैं? बाल प्रकृति पर। ऑप्शन आ सही है। क्वेश्चन नंबर 68, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? माध्यमिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 69, त्रिभाषा सूत्र किस आयोग के द्वारा दिए गए हैं? कोठारी आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70, भाषा एक कौशल और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। कथन किसका है? वाह, थार्नडाइक का। क्वेश्चन नंबर 71, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ब्रिटिश दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर की कौन सी शिक्षा प्रणाली उपयोगी है? पंचवदी प्रणाली। वाह। शिक्षण के विभिन्न सूत्रों में कौन सा सूत्र सही है? दा, ये सभी ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षण के विभिन्न सूत्रों में कौन सा सूत्र सही नहीं है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, अध्यापकों को गद्य शिक्षण के समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? व्याकरण एवं व्यवहारिक ज्ञान पर। पद्य शिक्षण के समय अध्यापकों द्वारा बच्चों को किन पक्षों का ज्ञान देना आवश्यक है? ये सभी शक्ति, शब्द योजना, रस छंद तथा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 76, पंचपदी प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन आ, हर्बर्ट स्पेंसर को। क्वेश्चन नंबर 77, मातृभाषा शिक्षण में किन सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है? ये सभी क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 78, क्रियाशीलता के सिद्धांत को किन शिक्षा शास्त्रियों ने महत्व प्रदान किया है? उत्तर ये सभी मॉन्टेसरी, डीवी, फ्रोवेल। क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी एवं संस्कृत भाषा से हिंदी के अनेक रूपों का विकास हुआ है। इनके रूप में निम्न में से कौन कौन से हैं? ये सभी अपभ्रंश, प्राकृत, पाली। क्वेश्चन नंबर 80, सानुबंध शिक्षण विद्यार्थियों को उसके अनुभवों के स्तर के अनुसार शिक्षा देने के अलावा कुछ नहीं है। उपयुक्त कथन है शाह का। एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को सामान्यतः समन्वय के नाम से उल्लेख किया जाता है। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है?
डम्बिल का। क्वेश्चन नंबर 82, हिंदी शिक्षण को रोचक, प्रभावपूर्ण व यथार्थ बनाने के लिए किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? कला चित्रों का, मानचित्रों का, ग्राफ आदि का। ये सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 83, भाषा शिक्षण के दो अंग कौन कौन से हैं? सा, आ और बा दोनों। ग्रहण, अभिव्यक्ति। किसी भी विषय के शिक्षण में किन सूत्रों का विशेष महत्व होता है? शिक्षण प्रतिविधि, शिक्षण विधियां, शिक्षण सूत्र। ये सभी ऑप्शन दा सही है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में किया गया था। अणु शक्ति, चलचित्र, मुद्रण कला आदि हिंदी शिक्षण की किन किताबों विषयों में समाहित रहते हैं? विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 87, हिंदी के ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? ये सभी। मुझे मतलब एक पूरा ये आपका इजी नोट्स है, मुझे पूरा कराना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है। मातृभाषा का संबंध किन किन विषयों से है? ये सभी। स्मरण, तर्क, निरीक्षण, कल्पना तथा अभिव्यक्ति आदि गुणों को व्यापक रूप देने के लिए किस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है? मातृभाषा का। क्वेश्चन नंबर 91, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? प्रारंभिक स्तर का। हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? गुजरात की। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितनी बोलियां मानी हैं? 8। हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से। संविधान में राजभाषा किसे घोषित किया गया है? हिंदी को। आधारिक रूप से हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिव पूजन सहाय की। क्वेश्चन नंबर 98, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? फारसी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? आशु भाषण। क्वेश्चन नंबर 100, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में डलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? व्याकरण की। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? उर्दू की। तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? द्रविड़। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? शब्द। जो भाषा देश की जनता की जागृत से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा की उपभाषा नहीं है? दक्षिणी की। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है? अभिनय। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान 17 भाग 17 में धारा 343 से 351 तक दिए गए निर्देशानुसार हिंदी को भारत संघ की किस भाषा का दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 109, सिंधु, सिंध, सिंधु, सिंधी स्थानवाचक संस्कृत शब्दों में से किस शब्द का विकास हुआ है? इन सभी का। हिंदी का, हिंदू का, सिंधी का। हिंदी की प्रमुख रूप से क्रमशः कितनी उपभाषाएं एवं उपबोलियां हैं? 5, 10। हमारी भाषा का विकास विकृतावस्था से वियोगावस्था में हुआ है, यह कथन है सुनीति कुमार चटर्जी का। क्वेश्चन नंबर 112, हिंदी किस भाषा की देन है? फारसी भाषा की देन है। हिंदी भाषा की जननी होने का श्रेय किस भाषा को प्राप्त है? संस्कृत भाषा को। क्वेश्चन नंबर 114, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 5। क्वेश्चन नंबर 115, डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ माना है 10वीं शताब्दी से। क्वेश्चन नंबर 116, हिंदी भाषा के इतिहास में आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? सन 1800 से। क्वेश्चन नंबर 117, प्राचीन हिंदी को किस नाम से जाना जाता है? अवहट्ट के नाम से। अंग्रेजी विद्वान डैनियल जोन्स ने वर्णनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, प्रायोगिक, संरचनात्मक हिंदी भाषा को
कैसी भाषा स्वीकार किया है? पूर्ण वैज्ञानिक। हिंदी भाषा का पहला व्याकरण जिस विद्वान ने लिखा उसका नाम है डॉक्टर केलाग। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के निम्न में से है। सिंधु से ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? स्वीट का। भाषा की शिक्षा का यह उद्देश्य है कि हम दूसरों की कही तथा लिखी हुई बातें ठीक ठाक समझ तथा पढ़ सकें और शुद्ध प्रभावोत्पादक तथा रमणीक ढंग से लिख तथा बोल सकें। उपयुक्त विचार किस भाषाविद का है? सीताराम चतुर्वेदी का। हिंदी भाषा शिक्षण सीखने में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? ये सभी। लेखन की समस्या, पठन की समस्या, व्याकरण की समस्या। विचार आत्मा की मूक या ध्वन्यात्मक बातचीत पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होंठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? प्लेटो का। भाषा के आधार पर ही मनुष्य शाश्वत साहित्य को जन्म देता है। इस दृष्टि से भाषा शिक्षण के कितने मुख्य उद्देश्य हैं? ये सभी। भाषा की ध्वनि के विकास का कालगत अध्ययन क्या कहलाता है? ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान। सर्वाधिक अनुनासिक ध्वनियाँ किस बोली में पाई जाती हैं? बुंदेली में। डैनियल जोन्स को हिंदी भाषा के विकासात्मक इतिहास में किए गए किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्मरण किया जाता है? मानक स्वरों के आविष्कार के लिए। क्वेश्चन नंबर 129। भाषा संरचना का मूल आधार है ध्वनि प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 130। बिना किसी अवरोध से स्वर तंत्रियों से उच्चरित स्पष्ट मूल ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? स्वर। हिंदी भाषा में प्रयुक्त स्वरों की सहायता से उच्चरित ध्वनियों को क्या कहते हैं? व्यंजन। स्वर ध्वनियों के कितने प्रकार हैं? लुप्त, दीर्घ, हाश्व। क्वेश्चन नंबर 133। अपभ्रंश या अपभट्ट भाषा के स्वरों की संख्या थी 8। अंग बन गए हैं ए और ओ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों के प्रत्येक वर्ग की तृतीय, चतुर्थ व पंचम ध्वनियों को कहते हैं आघोष। क्वेश्चन नंबर 136। हिंदी वर्णमाला में वर्ग की प्रथम, तृतीय और पंचम ध्वनि और पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर कहते हैं अल्प प्राण। ध्वनि गुणों के निम्नलिखित भेद हैं ये सभी। आघात, सुर, मात्रा। किस व्यंजन को अर्ध स्वर कहा जाता है? का को। निम्न में से संयुक्त स्वर है ए। निम्न में से कौन सा व्यंजन नासिक्य है? माँ। विसर्ग को आप किस वर्ग में रखेंगे? व्यंजन। कौन सा व्यंजन दंत्य है? गा। कौन सा व्यंजन महाप्राण नहीं है? धा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? अनुकरण के से अभ्यास। छात्रों को क्वेश्चन नंबर 145। छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है? ज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 146। निम्न में दंत्य वर्ग का व्यंजन छांटिए। दा। कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? चा। वर्तमान समय में अमेरिका के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है? 18। निम्न में से अहिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा, बंगाल, असम। ये सभी। क्वेश्चन नंबर 150। हिंदी की मूल भाषा या जननी है संस्कृत। निम्न में से कौन सी वाचन शिक्षण विधि नहीं है? व्याख्या विधि। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिक्षण की विधि नहीं है? भाष्य विधि। चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि है? चित्र रचना विधि। भारत की भाषाओं में कौन सी एक ऐसी भाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामाख्या से कच्छ तक समझी है और बोली जाती है? हिंदी। क्वेश्चन नंबर 155।
मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि शिशु शरीर के विकास के लिए माता का दूध। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 156, मातृभाषा आधारशिला है शिक्षा की। ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन है मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 158, अन्य देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है विदेशी भाषा के रूप में। मौखिक भाषा की न्यूनतम इकाई है ध्वनि। एक एक इकाई आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से इकाई 2 चालू हुई है। ये परिचय है इसका, मैं परिचय नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग देख लेना परिचय, ठीक है। मैं स्लो वीडियो करके देख रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इकाई 2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। अपने विद्यालय में बाल सभा या हिंदी समितियों के अंतर्गत साहित्य कार्यक्रमों के आयोजन से किस भाषा के अध्ययन के चारों उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की राजभाषा है हिंदी। किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। हमारे देश में क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 5, जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसे कहते हैं राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी द्वारा भिन्न भाषा प्रदेश के बीच एक होगा, यह कथन किसका है? बंकिम चंद्र का। राजभाषा संबंधी विवरण को संविधान की किस धारा के अंतर्गत रखा गया है? अध्याय 1, धारा 343 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया? 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद किस भाग में हैं? भाग 17। भारतीय संविधान की भाग 17 अभ्यास अध्याय 1 की धारा 343 में क्या घोषणा की गई है? भारत की राजभाषा हिंदी होगी। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के अनुसार हिंदी में कौन से अंक ग्रहण किए गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंक। किस अधिनियम को संशोधित कर यह व्यवस्था की गई है कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सब सरकारी कार्यों तथा संसद की कार्यवाही चलाने के लिए भी जारी रहेगा? राजभाषा अधिनियम 1963। 15 वर्ष की अवधि अर्थात 26 जनवरी 1965 तक सरकारी काम में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 343 सेकंड। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के अधीन सरकार द्वारा राजभाषा संघ के कार्यों के लिए नियम कब बनाए गए? 1976 में। राजभाषा से संबंधित सरकार के दायित्वों एवं कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा के विभिन्न रूपों में एक रूपता लाने के प्रयास को क्या कहते हैं? मानकीकरण। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी का आदर्श रूप जो पूरे हिंदी प्रदेश के शिक्षित समाज द्वारा शुद्ध माना जाता है उसे कहते हैं मानक हिंदी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस आधार पर वृद्धि विद्या को अब बुद्धि विद्या के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है? यांत्रिक सीमाएं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मानकीकरण का आधार नहीं है? अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 20, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। इकाई 2 भी कंप्लीट हो गई है, अब इकाई 3 करवाएंगे, ये आप लोग खुद पढ़ लेना, मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर इकाई 3 में क्वेश्चन नंबर 1, काठिन्य निवारण की सुकराती विधि है प्रश्नोत्तर विधि। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है? व्यास विधि। पाठ सूची पुस्तक में कहाँ होनी चाहिए? प्रारंभ में। क्वेश्चन नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का।
किस विधि के अंतर्गत विशेष उदाहरणों की सहायता से छात्र स्वयं निरीक्षण तथा चिंतन करते हुए नियम निकालता है? आगमन। कौन सा माध्यम गद्य रचना का नहीं है? कविता। जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह कहलाता है आदर्श वाचन। क्वेश्चन नंबर 8। किस निबंध में देखी हुई वस्तु, स्थान अथवा अवसर का वर्णन किया जाता है? वर्णनात्मक निबंध। क्वेश्चन नंबर 9। अव्यवस्था अनुकृति नाटकम यह कथन है भरत मुनि का। क्वेश्चन नंबर 10। कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 11। किस प्रणाली में एक ही भाषा के कवियों की तुलना एक दूसरे से की जाती है? तुलनात्मक प्रणाली में। रचना शिक्षण के लिए प्रवचन विधि को किस विद्यालय स्तर पर काम में लाया जाता है? माध्यमिक स्तर पर। व्याकरण वह शास्त्र या विधा है जिसके शब्द को शासित करने वाले नियमों का निरूपण हो। यह परिभाषा है पाणिनि की। निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? व्याख्या विधि की। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन शिक्षण का आधार नहीं है? अभिनय। निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? भाष्य विधि। डाल्टन योजना का प्रथम प्रयोग किसने किया है? कुमारी बेलन पार्क वर्स्ट ने। कार्लटन वॉसबर्न ने किस पद्धति का सूत्रपात किया था? बिनेटका योजना का। श्रम क्रम भ्रम जैसे शब्दों को सिखाने के लिए वाचन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? अक्षरबोध। जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है विचार विमर्श विधि। भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों के इन सभी का। पहली कक्षा में मातृभाषा शिक्षण किससे प्रारंभ करवाना चाहिए? अक्षर ज्ञान से। लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? प्रारंभिक स्तर का। किस विधि से छात्रों की सृजनात्मक योग्यता का विकास होता है? आगमन तथा निगमन विधि। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किसी विधि में किया जाता है? सह संबंधी विधि में। नियम उदाहरण की विधि कहते हैं निगमन विधि। हिंदी में अभी किन ग्रंथों की कुछ कमी है? कोश और व्याकरण की। निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? रूपरेखा विधि। चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि कहलाती है? चित्र रचना विधि। गद्य शैली में प्रौढ़ता तथा परिष्कार का काम सबसे पहले किसने किया है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 31। किसके निबंध समाज शैली के हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। क्वेश्चन नंबर 32। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? मौन पठन का। क्वेश्चन नंबर 33। गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे? पर्याय कथन द्वारा। कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? ब्रह्म दृष्टि के कारण। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है? रसवादी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है? सौंदर्य अनुभूति। उपन्यास शिक्षण में किसका महत्व है? स्वाध्याय का। परंपरागत व्याकरण शिक्षण प्रणाली के कितने रूप हैं? 2।
भाषा प्रयोगशाला शिक्षण विधि में मॉनिटरिंग स्किल में किन साधनों द्वारा बालकों को शिक्षित किया जाता है? दृश्य श्राव्य उपकरणों द्वारा। शिक्षण युक्तियों, अध्यापक के साधन और यदि अच्छे कार्य का संपादन करना है तो उचित साधनों का समुचित ढंग से प्रयोग करना आवश्यक है। उपयुक्त कथन है गार्लिक का। क्वेश्चन नंबर 41, व्याकरण के नियम, सूत्र एवं संस्कृत के लघु कौमुदी सूत्रों को बालक किस प्रणाली के अंतर्गत सीखता है? सूत्र प्रणाली के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 42, भाषा प्रयोगशाला विधि का प्रारंभ सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? अमेरिका में 1960 ईस्वी में। मौन वाचन की प्रमुख विशेषता है पढ़ना। ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं स्वर। क्वेश्चन नंबर 45, गद्य शिक्षण में शैली की प्रौढ़ता तथा भाषा परिष्कार का कार्य इससे पहले किसने किया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? रसानुभूति का। क्वेश्चन नंबर 47, समवाय विधि उपयोगी है रचना शिक्षण में, व्याकरण में? ऑप्शन आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 48, व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ उत्तम रहता है? प्रश्नोत्तर विधि के साथ। तद 200 शब्दार्थों संगुणा कलंकृति पुनःक्यापी उपयुक्त सूक्ति संस्कृत के किस आचार्य की है? आचार्य मम्मट। कविता मूलतः जीवन की समालोचना है। उक्त कथन किस पाश्चात्य साहित्यकार का है? मैथ्यू आर्नोल्ड का। ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं स्वर। गद्य साहित्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? ये सभी। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? मौन पठन का। नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है? मौन पठन का। छायावाद का प्रवर्तन कब हुआ? आधुनिक काल में। कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? सा ब्रह्मा दृष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है? रसवादी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का तत्व नहीं है? सा वर्णन। काव्य शिक्षण में निम्न में से किसका महत्व अधिक है? आदर्श वाचन। वक्तकालीन पद्यांशों की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? खड़ी बोली। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा शरीर विज्ञान है। यह परिभाषा है डॉक्टर स्वीट का। वाक्य में विभिन्न भाषाओं के समूहों में क्या अंतर है? व्याकरण इसकी व्याख्या तथा अर्थ उत्पन्न करता है। उपयुक्त कथन आ शामसिन का। भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। श्रवण प्रकोष्ठ का। कविता वाचन के कितने रूप हैं? ये सभी। अध्यापक का प्रथम कार्य चाहे वह किसी भी कक्षा में न पढ़ा रहा हो यही होगा कि वह कविता का सरस्वर वाचन कर रहे हैं। उसके उच्चतम वाचन में कविता के भाव छात्र भली प्रकार समझ जाएंगे। उपयुक्त कथन है आ राय वर्ण का। महर्षि पाणिनि और पतंजलि के अनुसार व्याकरण शब्दानुशासन। क्वेश्चन नंबर 68, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? भंडारकर विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन काव्य पाठ के लिए उपयुक्त नहीं है? शोक सभा। कहानियों द्वारा नैतिकता अपने आप हृदय में बैठ जाती है। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? एडिशन का। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी
कहते हैं? पाठ्य पुस्तक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 72। फ्रोवेल कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। क्वेश्चन नंबर 73। असंगत शब्द है प्रलेख। विद्यार्थियों को व्याकरणिक नियमों की समझ देने के लिए जरूरी है विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने व बोलने सुनने के अधिक अवसर दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 75। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ पढ़ाते समय प्रसंग वंश आने वाले व्यक्तिगत। क्वेश्चन नंबर 76। मानव अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया कहलाती है? गद्य। क्वेश्चन नंबर 77। कक्षा 8 के बच्चों को शब्दयुग्म की संकल्पना स्पष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? रोजमर्रा की भाषा से नियम समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78। व्याकरण के ज्ञान को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है। आ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 79। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 80। व्याकरण के ज्ञान को का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 81। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य ये अलग करता है? गेता। क्वेश्चन नंबर 82। जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? फ्रोवेल। क्वेश्चन नंबर 83। निगमन विधि का प्रयोग किस स्तर के लिए उपयोगी है? उच्च स्तर के लिए। इकाई 3 कंप्लीट हो गई है। इकाई 4 पे आते हैं। ये लोग आप पढ़ लेना, ये पढ़ लेना आप, ये देखो, ये इससे भी ये पढ़ लेंगे तो आप थोड़ी इसको मदद मिलेगी इससे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, टाइम कम है, वीडियो भी अपलोड। इनमें से दृश्य श्रव्य जनसंचार माध्यम है दूरदर्शन। क्वेश्चन नंबर 2। जनसंचार हेतु प्रयुक्त सर्वाधिक उपयोगी साधन है दूरदर्शन। इनमें से श्रव्य सामग्री है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से सामग्री है तो ये सभी। इनमें श्रव्य सामग्री नहीं है चार्ट। इनमें से दृश्य सामग्री नहीं है रेडियो। हिंदी शिक्षक में से किन गुणों का होना आवश्यक है? ये सभी। निम्नलिखित में से शिक्षक में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? शिक्षण के प्रति अरुचि। साहित्य अध्यापन का संबंध निम्न में से किन अभिव्यक्तियों से है? ये सभी। शिक्षक की उपमा जलते दीपक से किसने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। शिक्षक का अंतिम लक्ष्य मानवता का विकास करना है। शिक्षक की प्रक्रिया में शिक्षक किसके सादृश्य कार्य करता है? दूरी। क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षक में पाठ्यक्रम की अपेक्षा शिक्षक का अधिक महत्व उक्त सिद्धांत किस शास्त्र में निहित है? शिक्षा शास्त्र में। शिक्षक जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कराता है तथा शाश्वत सत्यों का ज्ञान कराता है। आदर्शवाद में शिक्षकों को ईश्वर के तुल्य माना गया है। यह कथन किस शिक्षा विधि का है? एडम्स का। शिक्षा को शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रमुख विधि का प्रयोग करना जरूरी है? मूल्यांकन विधि। शिक्षक का कर्तव्य बालक का समाजीकरण करना तो है ही, इसके साथ ही अन्य क्या क्या कर्तव्य हैं? ये सभी। मौलिक विचारों व भावों की उद्भावना हेतु हिंदी शिक्षण में निम्न में से किस गुण का होना आवश्यक है? मौलिक चिंतन। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं मॉरिसन। हार्वर्ड की पंचपदी पाठ्य योजना उपागम में कितने सोपान या पद हैं? 5। पाठ्य योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 21। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है ध्वनि साम्य विधि। क्वेश्चन नंबर 22। वाचिका अभिनय में किया जाता है विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना। क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है दल शिक्षण की।
वर्तमान समय में एनसीईआरटी उपागम के अंतर्गत पाठ नियोजन के किन उद्देश्यों पर बल दिया गया है? ये सभी। एक अच्छी पाठ योजना में निम्न में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण का प्रसार साधन कौन सा है? दूरदर्शन। श्रव्य शिक्षण सामग्री है ग्रामोफोन। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण उपागम कौन सा है? श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। शिक्षण द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना क्या कहलाती है? पाठ योजना। वाह। प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। किसने पाठ योजना का विचार प्रस्तुत किया था? जॉन हर्बर्ट ने। अध्यापन में सर्वोत्तम सुलभ दृश्य साधन कौन सा है? श्यामपट्ट। क्वेश्चन नंबर 33। छात्रों के पूर्व ज्ञान के साथ नूतन ज्ञान पाठ योजना जोड़ती है। अध्यापन में सर्वोत्तम सुलभ दृश्य साधन कौन सा है? हाँ, श्यामपट्ट। छात्रों के पूर्व ज्ञान के साथ नूतन ज्ञान पाठ योजना जोड़ती है पाठ योजना। क्वेश्चन नंबर 34। संस्कृत भाषा निम्न में से किसके लिए जिस तरह के साधनों का प्रयोग करना चाहिए? संगणक। किसी नागर की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए किस तरह के साधनों का प्रयोग करना चाहिए? मानचित्र। भाषा प्रयोगशाला में प्रयुक्त उपकरण है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 37। विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? क्वालेन तथा हन्ना का। क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन सा जनसंचार का माध्यम नहीं है? मोबाइल का। रेडियो किस वर्ग में आने वाला जनसंचार माध्यम है? श्रव्य। क्वेश्चन नंबर 40। छात्रों के सामाजिक विकास के लिए तथा ऐतिहासिक स्थलों के विषय में ज्ञान वृद्धि के लिए कौन सी क्रिया उपयुक्त है? छात्रों को स्थलों के विषय में वाद विवाद के अवसर प्रदान करना। छात्र विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, इसका कारण हो सकता है सभी छात्रों के समक्ष अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। विद्यालयों में अनेक गतिविधियों होती हैं, छात्रों के सामाजिक विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण। विद्यालय में अनेक गतिविधियां होती हैं, छात्रों के सामाजिक विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण। क्वेश्चन नंबर 43। हिंदी शिक्षण में निम्नलिखित में से पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 44। सहगामी क्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आवश्यक के समय का सदुपयोग या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 45। कुछ छात्र विद्यालयीन सामाजिक गतिविधियों में हमेशा आधिकारिक स्वयं का योगदान देते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? विद्यालय और समाज की उन्नति के लिए साहित्यिक गोष्ठियां, कवि सम्मेलन, प्रचार प्रसारण, शिक्षण आदि सम्मिलित किए जाते हैं। साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत निम्न में से शैक्षिक क्रियाएं हैं, ये सभी। वाद विवाद प्रतियोगिता, सेमिनार, सम्मेलन, गोष्ठियां, परिषद। क्वेश्चन नंबर 48। हिंदी भाषा शिक्षण के पाठ सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता है। इनमें भाग लेने से विद्यार्थी अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना सीख जाते हैं, ये सभी। इकाई 5 ये आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन के रूप में। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? ब्लूम द्वारा। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है B.S. ब्लूम। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता नहीं है। कई उत्तर होते हैं
एक प्रस्तावना एक छात्र को एक नई अवधारणा को सीखने में कैसे मदद करता है? वाह! यह छात्र को कक्षा में सतर्क रहने में मदद करता है और यह जानने के लिए क्या सिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? यह छात्रों को अनेक शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रभावित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7, हार्वर्ड ने पंचपदीय उपागम के पूर्व जे.एफ. हार्वर्ड ने कक्षा शिक्षण हेतु निम्न पदों का निर्धारण किया है। ये हैं, ये सभी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के डॉक्टर देव द्वारा 1967 में विकसित किया गया उपागम है। एनसीईआरटी उपागम। सतत। क्वेश्चन नंबर 9, सतत मूल्यांकन का महत्व है। पठन पाठन का भाव। क्वेश्चन नंबर 10, परीक्षा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? ये सभी। रचना के आधार पर प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? ये सभी। मौखिक परीक्षा में छात्रों के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, छात्रों के प्रतिदिन के कार्यों का परीक्षण और मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए।